सबसे पहले सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आज हमारी एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड की महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक मेरी अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मेरे साथ ऑनरेबल सीपीएस आशीष पटेल जी, मेरे साथ चेयरमैन एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड निपुण जिंदल जी, जो हमारे जिलाधीश कांगड़ा भी है, सचिव एजुकेशन बोर्ड मेजर विशाल शर्मा जी और तथा अन्य हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके साथ काफी विस्तार से रिव्यू बैठक हुई। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी शिक्षा विभाग का एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विंग है, इकाई है, और हमारी एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड की पहले से 1970 में इसका गठन हुआ, उसके उपरांत एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है और बखूबी हमारा बोर्ड कई समस्याओं के बावजूद एक अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन हमेशा उसको इम्प्रूव करने की, उसको और समय के साथ आधुनिक करने की एक आवश्यकता रहती है। और इससे संबंधित ही आज काफी बातों को लेकर चर्चा हुई और एक तरह से मंत्री की अध्यक्षता में काफी वर्षों के उपरांत इस बोर्ड की महत्वता को देखते हुए बैठक रखी है। और आने वाले समय में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा, वैसे तो वर्ष में 2 मरतबा, लेकिन कम से कम साल में एक एनुअल फीचर के रूप में एक मंत्री की अध्यक्षता में हमारी धर्मशाला में बैठक हो, जिसमें जो हमारी बोर्ड लेवल की समस्याएं हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप होनी है, उदाहरण के तौर पे आज भी कोई 4-5 इश्यूज थे हमारे स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, जिसमें गवर्नमेंट लेवल पे निर्णय होने हैं, उसके बारे में भी शीघ्र प्राथमिकता के आधार पे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में हर वर्ष में इस तरह की बैठक एनुअल फीचर हो, ये आज हमने निर्णय लिया है। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने, चेयरमैन साहब ने काफी विस्तार से, विशेषकर पिछले जो 7-8 महीनों से इनके द्वारा जो हमारे स्टेट एजुकेशन बोर्ड में जो पहल की गई है उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला। अलग से भी हमारे बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट आपको इन सभी बातों को लेके आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और मैं समझता हूँ जो एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है, उसमें जो हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, आपने +2 में जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, जिन्होंने अच्छी परसेंटेज, टॉप परसेंटेजेस ली है, उनको सम्मान करने का, उनको अवार्ड देने का एक निर्णय किया है। इसमें जहां हम उन स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, साथ ही साथ उन टीचर्स को भी सम्मानित किया जाएगा जिन स्कूल से या जिनके वो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ उतनी ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ रिकॉग्निशन टीचर लेवल पे होगी, जहाँ इससे अध्यापकों को एक तरह की रिकॉग्निशन, मान्यता मिलेगी, उससे औरों को भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा एनईपी पॉलिसी के तहत जो हमारा स्टेट का मैंडेट होता है अपने करिकुलम को बनाने का, विशेषकर जैसे हमारे अपने हिमाचल की हिस्ट्री की बात मैं अवश्य करना चाहूंगा, उसमें भी काफी चर्चा रही है। उसमें भी सही मायने में जो एक प्राचीन इतिहास हमारे प्रदेश का है, उसके बारे में नई तरीके से शोध के साथ सारे तथ्य सामने लाए जाएंगे, ताकि हर हिमाचली जो हमारे प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है, रिच हिस्ट्री रही है, सब हम इन बातों को लेके गौरवान्वित हो, प्राउड हो। इस सोच के साथ भी हमने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स लिए, जैसे काफी हमने ई फाइलिंग सिस्टम
इंट्रोड्यूस कर दिया है एजुकेशन बोर्ड में, चाहे वो ई टेंडरिंग सिस्टम की बात हो, काफ़ी मैं समझता हूँ आधुनिकता के साथ हमारे बोर्ड के द्वारा निर्णय लिए गए हैं ताकि हमारी वर्किंग और बेहतर हो, और सारी बातों को लेकर ये सारी समीक्षा हुई है। और जो समस्याएं भी, जैसे उदाहरण के तौर पे मैन पावर की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी जैसे हमारे नया चयन आयोग गठित होगा तो निश्चित रूप से जो हमारी स्वीकृत पोस्टें हैं वहाँ पर इंटरव्यू हो, ताकि उसके माध्यम से हमारे जो काफ़ी रिक्त पड़े पद है विशेषकर JOA के, वो भरे जाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी बातें विस्तार से इस पर चर्चा हुई है, और जैसे मैंने पहले कहा, शीघ्र हमारी कोशिश है कि दिसंबर में, जैसे मैंने जो स्टूडेंट्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी 2 महीनों में ये कार्यक्रम हो, ताकि एक नया फीचर हमारे HP स्टेट एजुकेशन बोर्ड का, ये भी एक एनुअल फीचर हो। एक जो मीटिंग की मैंने आपके सामने बात की, जो मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में हर साल आपकी धर्मशाला में हो, कम से कम एक, और साथ ही साथ जो हमने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो उनको सम्मान देना है, ये भी एक एनुअल फीचर हमारे HP स्टेट एजुकेशन बोर्ड का रहेगा। तो इन सब बातों को लेकर काफी विस्तार से बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है। इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहे तो, बाकी तो डिटेल में हमारा HP एजुकेशन बोर्ड का आपका प्रेस नोट भी आएगा, जिसमें सारी बिंदुओं को टच किया जाएगा। प्लीज सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है, और अभी हमारा जो है वो एनुअल सिस्टम कर दिया गया है। जी, तो भविष्य में किस तरह की योजना है? वर्तमान में तो हमने एनुअल सिस्टम का निर्णय लिया है, और कई बातों का अनुभव देखते हुए ये निर्णय लिया, और उसमें सिर्फ हम ही नहीं, जैसे CBSE की बात आती है, जो काफी मान्यता प्राप्त हमारा पूरे ऑल इंडिया का बोर्ड है, उन्होंने भी ये निर्णय लिया था। हमारी जितनी भी एडजॉइनिंग स्टेट्स है, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें, पंजाब की, कश्मीर की, लगभग सभी ये एनुअल सिस्टम में आए थे। लेकिन मैं भी वर्तमान की बात कर सकता हूँ, भविष्य की बात विशेष करेंगे। सर, फर्जी डिग्री, फर्जी एडमिशंस, डमी एडमिशंस एक बड़ा चैलेंज है प्रदेश के लिए ही। किस तरह से आप इस पर नजर बनाएंगे? ये पिछली बहुत बड़ा इशू है, और इन बातों को रोकने के लिए जहां हमने, चलो HP स्टेट एजुकेशन बोर्ड का तो इतना प्रीव्यू नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट लेवल पे हम इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास विभाग द्वारा किए जाएंगे। और विशेषकर इसमें डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो ये सारी बातों को देखेगी। पिछली ऐसी कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें काफी अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, सरकार का इस पे क्या रोल है? जैसे अभी आप हमारी यूनिवर्सिटी का ही मामला है, जैसे मानव भारती यूनिवर्सिटी का ये बड़ा ही, बहुत ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वर्तमान में सरकार हर बात को देखते हुए, पिछले अनुभवों को देखते हुए अपने से पूरा प्रयास करे कि हिमाचल में जो एजुकेशन मिले, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात हो, उसमें बेस्ट एजुकेशन मिले, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, और इस तरह की जो कुरीतियां, इस उदाहरण के तौर पे आपने जो बातें मेरे संज्ञान में लाई है, इस पे नकेल डाली जा सके। सर, प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि उसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और उसका स्तर क्या रहेगा, और उससे कितना फ़ायदा जो हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो उठा पाएंगे। एक अंतर जो आपका सरकारी स्कूल और निजी स्कूल्स के बीच आ रहा था, उस गैप को खत्म करने के लिए एक सोच हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने बनाई थी, और सोच यही थी कि स्टेट ऑफ आर्ट के स्कूल्स हो, जहाँ मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में हमारी सोच थी कि हर विधानसभा हल्के में इस तरह का शुरुआती तौर पे एक आपका डे बोर्डिंग स्कूल हो। जो प्रथम चरण में हमने स्थान चिन्हित किए थे वो 18, जिसमें से 7-8 तो हमारे कांगड़ा जिला में ही है। लेकिन कई बातों को देखते, उदाहरण के तौर पे जो डिजास्टर हमारे सामने आया, वो भी एक एग्जाम्पल है। कई ऐसी साइट्स भी हमारे सामने आई है जो आपकी फ्लड प्रोन थी,
तो सरकार सारी बातों को देखते हुए एक जहां हमने ये देखना कि जो ये नेचुरल डिजास्टर के दौरान कोई ऐसी जगह तो नहीं जो आपकी इन बातों को लेके प्रभावित रही हो। दूसरा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आपने देखा होगा लगभग इन्हीं लाइंस पे हमारी अटल विद्यालय स्कीम भी प्रारंभ हुई थी। वो भी उदाहरण के तौर पे अगर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां पर 43 करोड़ के आसपास की लागत से आपकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 3 जगह कार्य प्रारंभ हो पाया था, जिसमें एक आपका नाचन विधानसभा क्षेत्र में, तीसरा आपका कुटलेर ऊना में। तो वहां पर मैं अगर धर्मपुर का उदाहरण आपके समक्ष रखूं, 43 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, लेकिन उस बिल्डिंग के रेडियस में लगभग कोई 10-12 किलोमीटर के रेडियस में मात्र कोई 180 बच्चों की एनरोलमेंट है, सरकारी स्कूलों में, गैर सरकारी स्कूलों में। तो जहां हमने ये देखना कि जो साइट हमको मिली है वो मैं समझता हूँ बेहतर हो। जैसे हमने 50 बीघास के आसपास उसमें एक सीमा रखी है, चलो पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ी सीमा को हम कम भी कर सकते हैं। आपका ऐसा ना हो कि साइट डेवलपमेंट में कई करोड़ों लग जाए, या फिर जैसे मैंने डिजास्टर की बात की, जो डिजास्टर प्रोन हो, क्योंकि जो ये 3 महीनों के दौरान वर्षा हुई है ये भी कई तरह से एक आई ओपनर है। कई ऐसी जगहों में हम सरकारी संस्थानों के लिए जगह दे देते हैं जो कई दृष्टिकोण से डेंजरस होते हैं, तो उसको भी हम पुनर्विचार कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां हम इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जहां वहां पर इनरोलमेंट बच्चों की होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 800 से लेके 1000 बच्चा आपके उसके आसपास के रेडियस में हो। और उसी सोच के साथ ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और अभी हाल में ही अभी हमारे स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, हमारे चीफ आर्किटेक्ट PWD, उन्होंने सभी साइट्स का विजिट किया है। जो प्रथम चरण में हमने जहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल बनाने का निर्णय दिया था, और उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत हमने मतलब उसमें से कौन सी हमने पहले चरण में ये स्कूल्स प्रारंभ करने सरकार निर्णय लेगी। पर्टिकुलर समय अवधि का सब कोई पर्टिकुलर समय अवधि को रहेगी कि कब तक ये तैयार करेंगे? ये हम अगले महीने तक हमें निर्णय ले लेंगे कि हमने प्रथम चरण में कहाँ पे डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाने। इसी से ऐड जोड़ेंगे एक और सवाल है। जैसे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, जर्जर हालत में है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, स्कूल बने हुए हैं, लेकिन बजट ना होने की वजह से वो एज इट इज़ हैं और वो भी खंडहर बनने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो उसको सर कैसे देखा जाएगा और क्या उसके लिए बजट वगैरह दिया जाएगा? क्या आप समझ सकते हैं कि फंड्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अटल विद्यालय स्कूल का उदाहरण आपके समक्ष रख लिया। 43 करोड़ की एक बिल्डिंग बनी है। अगर शिक्षा विभाग के बच्चों के लिए है, अगर वहाँ बच्चे नहीं होंगे तो वो जहाँ पर इतनी बड़ी आपने बिल्डिंग बना दी वो भी खंडर ही बन जाना है। हमारा पॉइंट यही है कि जितना भी हमारे पास शिक्षा विभाग पास पैसा आए उसका सदुपयोग हो। फाइनेंशियल क्रंच पूरी स्टेट पे है। लगभग 43 करोड़ टोटल आपका जो कैपिटल आउटले होगा शिक्षा विभाग का, लगभग इसके आसपास ही होगा पूरे प्रदेश का। तो अगर आप 43 करोड़ ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ बच्चे ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। जो हमारे पास फंड्स होंगे उसको हम सदुपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे इस वर्षा के दौरान भी हमारे शिक्षा विभाग का लगभग कोई 117 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। तो हमने डिपार्टमेंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए अपने HODs को, जहाँ रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो हम अपने बजट से, जो इस साल का बजट है रिपेयर मेंटेनेंस का, मुरम्मत और रखरखाव का, उसके माध्यम से हम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। जहाँ बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कुछ ऐसे मामले भी हमारे विभाग के संज्ञान में आए हैं, आने वाले बजट 24-25 में उसका बजट का प्रोविजन किया सर। क्लास अभी जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं, किस वजह से इसकी फिर से रिपीट करना। सर, गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कैट, उसको भी इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं इसको, कितनी आवश्यकता है इसकी? इसके बारे में जैसे आपने उदाहरण दिया, इसके बारे में भी हमारी कमेटी बनी है, सानंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण की रिपोर्ट आई है, जैसे ही सेकंड फेज की रिपोर्ट आएगी मैं अच्छे बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में बताता हूँ। सर एक ये अपना HPU की लड़ाई जो है वो चल रही है, लेकिन कांगड़ा बड़ा जिला है, कांगड़ा चंबा का हम देखें तो यहाँ रीजनल सेंटर HPU का जो है वो लंबे समय से चल रहा है, 90 के दशक से चल रहा है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर होनी थी। तो ना तो यहाँ रीजनल सेंटर आगे बढ़ पाया और ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सरकार 30 करोड़ रुपये जमा करवा पा रही है। तो खासतौर पर कांगड़ा चंबा और आसपास के जो लोग हैं उनमें विश्वास है कि शिक्षा का जो बड़ा केंद्र होता था कभी धर्मशाला, आज वो पिछड़ता जा रहा है। सरकार की क्या प्राथमिकता है?
जहाँ तक आपने सेंट यूनिवर्सिटी की बात की, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। उससे पहले भी एक हमारे पत्रकार बंधु ने इस बारे में बाइट ली थी। सेंट यूनिवर्सिटी हमारी यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2010 में कांगड़ा के लिए सैंक्शन हुई। दुर्भाग्यवश बीच में जो कई तरह की बातें आई है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां हमारा देहरा वाला कॉम्प्लेक्स है, काफी गति के साथ कार्य हो रहा है। पीछे मैं भी, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका संबंध भी, उनके रिलेशन हमारे प्रदेश के साथ है, सारी बातें उनके संज्ञान में लाई है। क्योंकि धर्मशाला से रिलेटेड कुछ हमारा फॉरेस्ट केस भी, फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू भी था, वो भी एक्सपीडिएट करने के लिए हमने बात, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफसी अप्रूवल आती है, तो जो भी इसमें बीच का, क्योंकि इसमें फंडिंग सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आनी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें वित्त पोषण की बात हो, कि हम प्राथमिकता के आधार पे कांगड़ा यूनिवर्सिटी के लिए देंगे। सर 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को जमा करवाने का मामला रखा हुआ है सर, बाकी तो लगभग हो गया सारी चीजें। मैं इसके बारे में आपको सही जानकारी दूंगा। सर मेरा एक सवाल था, जी। जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको लेकर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है? क्योंकि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है और जो बुक्स सेलिंग है, वर्दियां सेल करते हैं, उसको लेकर सरकार कुछ निगरानी रखी उन पर? निगरानी तो है ही है, रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है इन बातों को लेकर। लेकिन आपकी बात ठीक है, कई दफा ऐसी भी बातें संज्ञान में आई है जहाँ पर अनड्यू वो अपने क्या फीस में हाई कर लेते हैं। नहीं सर, जो जी। वर्दियां तक है वो स्कूल बेचते हैं, किताबें भी स्कूल बेचते हैं, क्या ऐसी कोई मॉनिटरिंग है उनके ऊपर कि उनको टैली किया जा रहा है? मुख्यतः काम तो ये रेगुलेटरी कमीशन का ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर स्टेट के अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मतलब आप कह सकते हैं बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि सिर्फ कोचिंग के नाम पे काम करते हैं। अब वो चाहे डमी एडमिशन का मामला हो या जनरल कोचिंग का मामला हो, जब हमारे स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारा टीचर कॉम्पिटेंट है, तो क्या स्टेट कोई मतलब उसके लिए कोई रेगुलेटरी कमीशन ऐसे बना रही है कि उनके ऊपर कोई लगाम लगाई जाए या कोई स्टेट से कोई रजिस्ट्रेशन किया जाए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, और सरकार का भी फोकस यही है। चलो आपने ये तो बताया कि इस तरह की काफ़ी आपकी इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, जो एक तरह से मैं समझता हूँ एक तरह की दुकानें ही बन चुकी है। लेकिन सरकार भी अपने स्तर पे, क्योंकि हमारे लेवल पे भी काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका है सरकारी क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पे 134 हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है और 300 के आसपास लगभग 64 ऐसे आपके 134 में से कॉलेजेस हैं जहां पर संख्या आपकी इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की 300 से कम है। तो ये भी हमने देखना है कि साथ ही साथ जहां हमने काफी एक्सपेंशन शिक्षा विभाग में किया है, अब समय आ चुका है कि उनको हम स्ट्रेंथन करें, उनको कंसोलिडेट करें। जितने आपकी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग कोई 12,000 के आसपास पद आपके खाली थे हायर एजुकेशन में। मुख्यतः अगर हम कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल्स की बात करें, 134 में से 105 कॉलेज ऐसे थे जहां पर आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे, 6 वर्ष से टीपीसी नहीं हुई थी। तो आज एक साथ प्रसन्नता होती कि लगभग हमने कोई 80 के आसपास अपने रेगुलर प्रिंसिपल्स को इन दुर्गम क्षेत्र के कॉलेजेस में तैनात किया है। 1200 से अधिक हमारे प्रोफेसर्स के पद खाली थे, लगभग 550 के आसपास हमारा प्रोसेस अंतिम चरण में पहुंच चुका है 33 को रखने का, जिसमें से 400 को नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं। हायर एजुकेशन में 585 हमारी पीजीटी की सैंक्शन हमने कैबिनेट से लेकर उसकी कमीशन को, एचपी सर्विस कमीशन को, उनको एडवर्टाइज करने को कह दिया है। और जैसा मुझे बताया गया कि बहुत जल्दी वो 585 पोस्टों की आपकी पीजीटी की उसकी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और बाकी क्योंकि इसमें 50-50 आपकी आदि पोस्टें आपकी प्रमोशन के माध्यम से भरनी है, 1000-1200 के आसपास पीजीटी के पद खाली थे, इससे भी काफी हमारी वैकेंसीज फिलअप हो जाएगी। इसके अलावा लगभग कोई 5300 के आसपास हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में स्वीकृति प्राप्त कर दी है, जिसमें से 2521 पोस्टें आपकी टीजीटी की, जेबीटी की, सीएनबी की जो बैच वाइज अपॉइंटमेंट होनी है, वो प्रक्रिया हर जिले में प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा 3-3.5 के आसपास जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरने हैं, वो जैसे ही चयन आयोग की बात चली, इन्होंने भी प्रश्न पूछा, जैसे ही वो कार्य प्रारंभ करेगा उसके उपरांत हमारी ये 3-3.5 पोस्टें भी फिलअप हो जाएगी। काफी हद तक मैं समझता हूँ 70-80% जो हमारा
स्टाफ की जो रिक्त पड़े स्थल है ये भरेंगे, और विशेषकर उन जिलों में, जैसे उदाहरण के तौर पे चंबा जिला की बात करूं, पीछे आंकड़ा निकला था, मैं तुलना कर रहा हूं, लगभग आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही टीजीटी के, चाहे उसमें टीजीटी आर्ट्स की बात हो, नॉन मेडिकल की बात हो, मेडिकल की बात हो, 350 पद खाली थे। अगर आप तुलना करेंगे हमीरपुर के, वहां सिर्फ 1 पद खाली था। तो एक तरह का मैं समझता हूँ वो संतुलन लाने की भी आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया, जो जीरो एनरोलमेंट के लगभग कोई 500 से अधिक स्कूल्स थे जहाँ पर बच्चे थे नहीं और वहाँ पर शिक्षक तैनात थे, उनको हमने उन स्थलों पे भेजा जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे। जैसे हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग 455 विदाउट टीचर स्कूल्स थे, जो आज कम होकर 100 से कम रह गए हैं। सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या भी 3145 थी, उसमें भी कुछ कमी आई है। और जैसे मैंने पहले कहा, कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथनिंग समय की आवश्यकता है। और हमने एक ये भी निर्णय लिया, जहाँ पर डिस्टेंसेस कम है, उदाहरण के तौर पे 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आपका दूसरा प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर स्ट्रेंथ 2 से कम थी, वो हमने मर्ज किए हैं। तो इसमें भी लगभग कोई 136 हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स आए हैं। आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन सरकार का फोकस रहेगी। को लेकर मैं समझता हूँ, चाहे भाग की बात है, बोर्ड की बात है, हम सारी बातों को देखते बच्चों के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। और वर्तमान में आपने संज्ञान में बात लाई है तो निश्चित रूप से भविष्य में इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। जेआईटी की परीक्षा की बात की आपने, कहाँ तक वो मामला पहुंचे कि लंबे समय से जो छात्र हैं, युवा है, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, और चयन आयोग की बात करें तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, वो गठन तो मेरे को लगता है नवंबर के महीने में लगभग हो जाएगा, जैसे विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर भी दिया है। और विशेषकर मैं अपने विभाग की बात अवश्य करना चाहूंगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा वनगो में हजारों की संख्या में शिक्षक के पद की सैंक्शन ली है, इनकी प्रक्रिया नियुक्तियों की प्रारंभ। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपरीत हालातों में हिमाचल में जो मदद मिली है वो केंद्र की ओर से मिली है। प्रदेश सरकार ये बताए कि अपने संसाधनों का किया क्या है। इसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया, और आप जानते कि कितना बड़ी त्रासदी, चाहे कांगड़ा जिला की बात हो, कांगड़ा जिला में भी जो दूसरे चरण में विशेषकर जब से तो राजगरा खुले कितना नुकसान हुआ, विशेषकर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, और ये स्थिति आपकी अन्य जिलों की रही है। और आज की तारीख तक लगभग कोई 8800 करोड़ के आसपास का जो रिकॉर्डेड लॉसेस प्रदेश का है, 8800 करोड़ के आसपास है। और जो सही क्षति या सही जो मैं समझता हूँ फिगर आएगा वो अगले महीने तक या नवंबर तक आएगा। और हमारा ये मानना कि ये क्षति 12,000 करोड़ के आसपास होगी। हमारी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कोई 13% के आसपास कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर की होती है। और टूरिज्म सेक्टर, चाहे हम कांगड़ा की बात करें, चाहे कुल्लू की बात करें, कितना प्रभावित हुआ है आप सभी जानते हैं। उसमें भी जीएसटी कलेक्शन पे नुकसान होगा तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, जिसका कहीं पर भी वर्णन इतिहास में नहीं था। तो आशा ये थी कि केंद्र, प्रदेश सभी, मैं समझता हूँ एक ही हुई जो डबल इंजन की बातें क्या करती, तो आज समय था कि उस इंजन को दिखाते और साथ ही साथ सही मायने में प्रदेश की मदद करते। और हमने कहा कि जो हमारे को मिला है 360 करोड़, वो तो आपकी चाहे आपदा होती ना होती हो तो एयरमार्क में प्रदेश को मिलना ही मिलना था। वो चाहे हिमाचल की बात, उत्तराखंड की बात, तो उसका एक बना हुआ फॉर्मूला है। 360 करोड़ हमारे को मिला, उसको मना नहीं कर रहे कि नहीं दिया है, लेकिन वो मिला है जिसका कोई संबंध इस आपदा के साथ नहीं था। 2 फेजेस में 180 करोड़ 360 करोड़ का मिला, और 189 करोड़ हमारे को वो मिला जो 2022-23 का यानी पिछले वर्ष का, इसमें कुछ ऑडिट पैरा लगा था, उसमें कोई कमी रह गई थी, वो मिला है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ ने हमारे को अग्रिम राशि के रूप में 200 करोड़ दिया है, उसके अलावा कोई भी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा मदद नहीं हुई। और हम आशा रखते हैं कि केंद्र करे, और ये संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचा में हर स्टेट का एक अधिकार बनता है, और विपदा का समय है। और हमारा यही केंद्र के नेतृत्व से यही आशा है कि वो हमारी मदद करें।